हाँ बेटा, सभी को मेरा नमस्कार। आज अपने शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का साइकोलॉजी का एक टॉपिक है। टॉपिक क्या, यूनिटी पढ़ रहे हैं, पूरी अधिगम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो बेटा, बात करते हैं अधिगम की। अधिगम क्या है? अधिगम में देखो बेटा, अधिगम की टॉपिक की अपन शुरुआत कर रहे हैं। साइकोलॉजी का एक टॉपिक है अधिगम, और इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं अपने। तो अधिगम में जब कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए कि अपन इसमें पढ़ने वाले क्या है। तो अधिगम की मैं बात करता हूँ तो अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? सीखना। यानी आज अपने जो कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं, कोई भी नई आदत है या कोई भी नया ज्ञान है, वो यदि अपन सीख लेते हैं तो वह अधिगम माना जाता है। जैसे आपको पहले मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं था और आज आप यदि मनोविज्ञान का ज्ञान सीख रहे हो और जब इसे आप सीख जाओगे तो वह क्या माना जाएगा? अधिगम माना जाता है। अब अधिगम है ना बेटा, अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का दिल कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का इसे दिल माना जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का दिल किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है अधिगम को। किसे माना जाता है? अधिगम को माना जाता है। अब बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि शिक्षा मनोविज्ञान का दिल इसे क्यों माना जाता है? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य क्या है? सीखना है। और सीखने को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का दिल किसे माना गया है? सीखना या अधिगम को माना गया। अब शिक्षा मनोविज्ञान की मैं बात करता हूँ तो शिक्षा मनोविज्ञान आपको देख रहे हो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो शिक्षा और एक है आपका मनोविज्ञान। शिक्षा और एक है मनोविज्ञान। अब बेटा मैं बात करता हूँ, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अब इन शिक्षा और मनोविज्ञान जो दो शब्द है, इनको आपस में जो जोड़ने वाली कड़ी है, यानी आपस में जो जोड़ने वाली कड़ी है ना, ये क्या कहलाती है? यह मानव व्यवहार कहलाती है। यानी मानव व्यवहार ही है जो मनोविज्ञान को शिक्षा के साथ में जोड़ता है। मानव व्यवहार ही है जो शिक्षा को, मनोविज्ञान को शिक्षा के साथ जोड़ता है। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान है ना, तो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने लिखा था कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी अपन ज्ञान सीखते हैं, उन सीखने के जो अनुभव होते हैं, सीखने के अनुभवों का योग ही क्या कहलाता है? अनुभवों का योग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। अब बेटा बात करता हूँ मैं शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान को सर्वप्रथम इनका सूत्रपात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम में सूत्रपात करने का श्रेय, यानी मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय वह दिया जाता है रूसो को। किसे दिया गया है? रूसो को दिया गया है। और रूसो की यदि पुस्तक का नाम पूछे तो रूसो की पुस्तक का नाम है एमिल। एमिल या फिर आप कह सकते हो इमाइल। अब बेटा बात करते हैं एमिल या इमाइल में क्या है। तो इस पुस्तक में दो बच्चों की शिक्षा का वर्णन है। और कौन से बच्चों की? तो एमिल और सूपी। एमिल व सूपी की शिक्षा का वर्णन है। इसमें शिक्षा का वर्णन किया गया है। एमिल और सूपी की शिक्षा का वर्णन एमिल पुस्तक में किया गया है, जो किसकी लिखी हुई है? रूसो की। रूसो एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक था। ये से सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान को सूत्रपात करने का श्रेय दिया गया है। और भारत के अंतर्गत, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम सूत्रपात है वो 1930 में किया गया। और वह किया गया था ताराबाई मोडेक व गीजूबाई बघेला। यानी भारत के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात करने का श्रेय किसे दिया जाएगा? ताराबाई मोडेक और गीजूबाई बघेला को। ठीक है। अब बेटा बात करते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इस शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र किसे माना गया है? शिक्षा किसे देंगे? अपने बालक को।
मनोविज्ञान की शिक्षा बालक। तो इसका केंद्र क्या किसे माना गया है? बालक को। और बालक को क्या कहा जाता है? अधिगमकर्ता कहा जाता है। यानी शिक्षा जो सीखेगा कौन? बालक। अधिगम करेगा कौन है? बालक करेगा। तो मतलब अधिगमकर्ता किसे माना गया है? बालक को माना गया है। तो देखो अधिगम में सामान्य सी जानकारी है कि भाई अधिगम का अर्थ क्या है? तो अर्थ होता है सीखना। अब बेटा देखो, कोई भी चीज़ यदि आप सीख रहे हो और सीखने से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया है और वह परिवर्तन यदि स्थायी हो गया है तो ही वह क्या माना जाएगा? अधिगम माना जाएगा। लेकिन यदि आपके सीखने का जो प्रोसेस है और आप मतलब उसमें आपका जो व्यवहार था वह अस्थायी रह गया, आपका स्थायी व्यवहार नहीं हो पाया है, तो वह आपका अभ्यास कहलाएगा, वह आपका अधिगम में नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा? अभ्यास कहलाएगा। अब बड़ा अधिगम है, इसका अर्थ होता है सीखना। और शिक्षा मनोविज्ञान का इसे दिल कहा जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य सीखना होता है। और शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। और क्रो एंड क्रो ने कहा था कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का योग ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक को माना गया है। बालक को अधिगमकर्ता भी कहते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वप्रथम सूत्रपात करने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। और रूसो की पुस्तक का नाम एमिल या इमाइल है। और एमिल या इमेल जो पुस्तक है उसमें एमिल की और सुपी नाम के दो बच्चों की शिक्षा का वर्णन किया गया है। और भारत के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का सूत्रपात 1930 में ताराबाई मोडेक और गिजुभाई बघेला ने किया था। ठीक है, ये तो सामान्य से जानकारी। अब बेटा बात करता हूँ मैं वापिस आपको अधिगम पे लाता हूँ। तो अधिगम के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषाएं रही है। तो वह क्या परिभाषाएं रहती है? एक बार के लिए कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वह स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ मैं। तो अधिगम के संबंध में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग मत रहे हैं। तो उनकी अपने परिभाषाओं की बात करते हैं। अधिगम के संबंध में परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं देखेंगे, अधिगम के नियम देखेंगे, अधिगम के पठार देखेंगे, अधिगम के सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करता हूँ अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषाएं। अब बेटा अधिगम के संबंध में परिभाषाओं में जैसे क्रो एंड क्रो का मानना क्या है? क्रो एंड क्रो का मानना यह है कि कोई भी ज्ञान, नई आदत है या अभिवृत्ति है तो उनको अपन प्राप्त कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी क्रो एंड क्रो ने कहा था कि ज्ञान, आदत व अभिवृत्ति का अर्जन अधिगम है। इन्होंने कहा कि अधिगम क्या है? अधिगम ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति का अर्जन। अर्जन का अर्थ होता है प्राप्त करना। अर्जन का अर्थ होता है प्राप्त करना। यानी आज आप ज्ञान, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, कोई भी आदत ग्रहण कर रहे हो तो वह आप चीज़ सीखनी पड़ती है। जैसे आप बड़ों का सम्मान करना एक आदत डाल लेते हो तो वह आप दूसरों से देख कर के वह चीज़ सीखी जाएगी। और जब आप वह आदत प्राप्त कर लेते हो तो वह आपका अधिगम माना जाएगा। मान लो कोई भी आज शिक्षा, आप मनोविज्ञान की बात करता हूँ मैं, तो मनोविज्ञान आप पढ़ रहे हो मेरे से, और पढ़ने से आप यदि इसे आपका ज्ञान हो जाता है मनोविज्ञान का, तो कब होगा? जब आप इसे सीखोगे। तो सीखने से आप में ये ज्ञान आ जाएगा। तो आप मतलब सीखोगे तो यहाँ से कुछ आप क्लास देख रहे हो तो कुछ प्राप्त करोगे। तो प्राप्त करना ही क्या होता है? अधिगम है। सीखना ही क्या होता है? अधिगम। तो क्रो एंड क्रो ने कहा कि ज्ञान, आदतें और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। यह इंपॉर्टेंट परिभाषा रहेगी, बहुत बार ये पूछी जा चुकी है। इसके अलावा बेटा देखो अगली बात करता हूँ मैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ ने कहा कि नए ज्ञान व नई प्रतिक्रियाएं, नवीन ज्ञान या नई प्रतिक्रियाएं में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। देखो बेटा वुडवर्थ क्या कहता है कि अधिगम क्या है कि नए ज्ञान या नई प्रतिक्रिया
में सामंजस्य स्थापित करने की प्रोसेस ही क्या है, अधिगम है। जैसे बेटा पहले आप ये मान लो इस साइकिल चलाना आता था आपको, आज आप स्कूटर चलाना सीख गए तो आपने नई प्रतिक्रिया कर रहे हो। अब आप नई प्रतिक्रिया कर रहे हो तो आपने आज स्कूटर आप चला रहे हो तो आपने वो स्कूटर चलाना सीखा था, और सीखना ये क्या होता है, अधिगम। या आप नया ज्ञान तो नवीन ज्ञान जो आप प्राप्त कर रहे हो वह उसमें जो एडजस्टमेंट कर रहे हो तो वह भी सीखना क्या आपका अधिगम माना जाता है। तो नवीन ज्ञान या नवीन प्रतिक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया अधिगम है। भाई जैसे नया ज्ञान है, आज आप मान लो नया ज्ञान ले रहे हो तो इसमें आपका पहले वाला ज्ञान होता है, उसके आधार पर आप नया ज्ञान ले रहे हो तो आपने वहाँ पे जो चीज़ सीख रहे हो तो वह आपका अधिगम माना जाता है। अब वुडवर्थ ने एक परिभाषा ये भी दी थी कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम में विकास की प्रक्रिया है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम में विकास की प्रक्रिया है, यानी अधिगम को हमारे मानसिक विकास के साथ जोड़ा गया है। अब अधिगम है ना, अधिगम विकास की प्रक्रिया है और अधिगम में नवीन खोज है। अधिगम में नवीन खोज है, ऐसा किसने कहा था, ये भी वुडवर्थ ने कहा था। तो वुडवर्थ की 3 परिभाषाएं कि अधिगम में नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है, अधिगम में विकास की प्रक्रिया है, अधिगम में नवीन खोज है। ठीक है, ये किन की परिभाषा रहेगी, वुडवर्थ की रहेगी। इनके अलावा मैं अगली परिभाषा की बात करता हूँ आपके मर्सेल ने क्या कहा था, मर्सेल ने क्या कहा था, मर्सेल ने कहा था कि अधिगम में वह कार्य कोई भी व्यक्ति खोजना या जानना चाहता है तो वह कार्य ही क्या है, अधिगम है। यानी अधिगम में वह खोजना और जानने का कार्य है। अधिगम में खोजना और जानने का कार्य है जिन्हें व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। जैसे आज आप मनोविज्ञान या सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो इनके बारे में, तो वह जो आप कार्य कर रहे हो जानने के लिए जो आप पढ़ना पड़ेगा आपको, और पढ़ रहे हो तो आप उस पढ़ने से कुछ चीज़ सीख रहे हो, और सीखना क्या होता है, अधिगम होता है। तो मर्सेल कहता है अधिगम जानने व खोजने का कार्य है जिन्हें व्यक्ति खोजना व जानना चाहता है, खोजना व जानना चाहता है। अब देखो बेटा, मर्सेल ने एक परिभाषा ये भी दी थी कि आपकी असफलता का कारण आपके समझने की असफलता है। यानी आपके समझने की असफलता का कारण सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। यानी आप कोई चीज़ नहीं सीख पा रहे हो तो वह आपके सीखने में जो असफलता आपको मिली है तो वह किस कारण है, आपने उसे सही से समझा नहीं था। तो आपके समझने की जो कमजोरी है कि किस कारण आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको ऐसा क्या नहीं मिल रहा है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उन कठिनाई को आप दूर कर दोगे तो आपको सीखने में सफलता मिल जाएगी। सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है, समझने की असफलता है। अब इसके अलावा बेटा बात करता हूँ मैं रेबर्ड ने क्या कहा था कि अधिगम में आदत निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम में आदत निर्माण की प्रक्रिया है, अधिगम में आदत निर्माण की प्रक्रिया है। आदत निर्माण की प्रक्रिया है। और कोलविन ने क्या कहा था, कोलविन ने कहा कि अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही अधिगम माना जाता है। हमारे अनुभव के कारण, एक्सपीरियंस से जो आपका व्यवहार होता है उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलता है आपके मौलिक व्यवहार में, वह आपका क्या होता है, अधिगम होता है। अनुभव के कारण मौलिक व्यवहार में होने वाला
परिवर्तन। अब देखो बेटा, गेट्स और अन्य का क्या मानना है, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट रहेगी। गेट्स और अन्य ये मानते हैं कि अनुभव और प्रशिक्षण के कारण अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, ये गेट्स और अन्य का मानना है। तो परिभाषाओं में देखो बेटा, क्रो एंड क्रो ने कहा ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति का अर्जन अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया में सामंजस्य स्थापित करना की प्रक्रिया अधिगम है। विकास की प्रक्रिया है, अधिगम है। नवीन खोज है। मर्सेल ने कहा अधिगम में जानने व खोजने का कार्य है, जिन्हें व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है, और सीखने की असफलता का कारण है, समझने की असफलता है। रेबर्न ने कहा अधिगम में आदत निर्माण की प्रक्रिया है। क्या कहा था, आदत निर्माण की प्रक्रिया है। और कोलविन ने कहा था कि अनुभव के कारण व्यक्ति के मौलिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। गेट्स और अन्य ने कहा कि अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। अब याद करने के लिए ध्यान दे लेना बेटा कि यहाँ पे मेन चीज़ है कि ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति, ये 3 शब्द याद रख लो और इनके साथ क्रो एंड क्रो को जोड़ देना। बाकी परिभाषा को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपके एग्जाम में एग्जामिनर लिख करके देगा पेपर के अंतर्गत है, तो आपको तो पहचानना है। तो कीवर्ड पकड़ लेना, ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति। ये किसी भी दूसरी परिभाषा में, अधिगम में किसी दूसरा मनोवैज्ञानिक के द्वारा काम में नहीं लिया गया है। तो एंड क्रो को याद रख लेना। अब नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, ये वुडवर्थ के अलावा कोई काम में नहीं ले रहा है। विकास की प्रक्रिया, ये भी कोई नहीं कह रहा है। नवीन खोज, ये भी कोई दूसरा नहीं कह रहा है। तो ये कीवर्ड पकड़ लेना। मर्सेल की बात करता हूँ तो जानने और खोजने का कार्य, जिन्हें व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है, ऐसी बात आ जाए तो मर्सेल। रेबर्न ने कहा आदत निर्माण की प्रक्रिया है। और कोलविन ने कहा अनुभव के कारण हमारे जो मौलिक व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वही क्या है, अधिगम। गेट्स और अन्य ने कहा कि अनुभव और प्रशिक्षण। तो किसको याद रख लेना, गेट्स। और केवल अनुभव का नाम आए तो कोलविन। और एक आपके गिलफोर्ड की याद रख लेना। गिलफोर्ड ने क्या कहा था कि व्यवहार के कारण व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन का अर्थ है कि जैसे आप किसी के दूसरे व्यक्ति का व्यवहार देखते हो और आपका व्यवहार मान लो अच्छा व्यवहार नहीं है और अगले व्यक्ति का अच्छा व्यवहार है, तो आप उसके व्यवहार को देख करके आप भी अपने व्यवहार में सुधार कर लेते हो, आप भी अपने व्यवहार को अच्छा कर लेते हो। तो आपने आपका आज पहले व्यवहार बुरा था, आज व्यवहार अच्छा हो रहा है, तो आपने उसका व्यवहार देख करके सीखा था, और सीखना क्या होता है, अधिगम होता है। तो गिलफोर्ड की याद रखना, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ये हो गई आपके अधिगम के संबंध में जो मुख्य परिभाषाएं। अब मैं बात करता हूँ बेटा अधिगम के विशेषताएं। ठीक है, यहाँ दोबारा देख लेना। परिभाषाओं में क्रो एंड क्रो ने कहा कि ज्ञान, आदत व अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। और वुडवर्थ ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया अधिगम है। वुडवर्थ ने कहा कि अधिगम विकास की प्रक्रिया है। और वुडवर्थ ने यह भी कहा था कि अधिगम में नवीन खोज है। गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। मर्सेल ने कहा कि अधिगम में खोजने और जानने का कार्य है, जिन्हें व्यक्ति खोजना और जानना चाहता है। इसके अलावा मर्सेल की एक परिभाषा और याद रखना कि सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है। इसके अलावा रेबर्न वाली याद रख लेना, अधिगम में आदत निर्माण की प्रक्रिया है। और कोलविन ने कहा अनुभव के कारण व्यक्ति के मौलिक व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। गेट्स और अन्य का मानना है कि अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। अब बेटा आगे बात करता हूँ मैं, तो अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की विशेषताएं क्या है? तो अधिगम की विशेषताओं में पहली चीज़ ध्यान दे लेना कि अधिगम हमारे जन्म से प्रारंभ होता है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। यानी जन्म लेने के बाद
पूरे जीवन भर अपन कुछ न कुछ चीज़ सीखते रहते हैं और सीखना क्या होता है, अधिगम होता है। तो अधिगम में पहली बात तो ये याद रख लेना कि अधिगम का जो प्रारंभ है वो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, यानी अधिगम में जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। अधिगम में जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। अधिगम है ना, अधिगम क्या है? तो अधिगम में व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन है, इस चीज़ का ध्यान दे लेना बेटा। स्थायी परिवर्तन है, यानी आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है वही क्या माना जाएगा, अधिगम माना जाएगा। और आपके व्यवहार में यदि अस्थायी परिवर्तन है, परिवर्तन स्थायी नहीं हुआ, अस्थायी परिवर्तन हुआ है, तो वह आपका क्या माना जाएगा, अभ्यास माना जाएगा। यानी आप मनोविज्ञान सीख जाते हो और मनोविज्ञान का ज्ञान हो गया और आप जब हर सब्जेक्ट का ज्ञान हो गया और आप मान लो सरकारी अध्यापक बन गए, तो अब आप जो व्यवहार कर रहे हो, आपका जो व्यवहार है तो वह आपका स्थायी व्यवहार है। और मान लो कि आपने मनोविज्ञान सीखना शुरू किया था और आप नहीं सीख पाए, तो वह आप यदि नहीं सीख पाए तो वह आपका अभ्यास था, वह आपका क्या था, अभ्यास था। और यदि आप सीख गए तो मान लेना कि आप में क्या हो गए हैं, अधिगम में हो गए हैं। अब इसके अलावा देखो बेटा, अधिगम है ना, अधिगम में अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है। यानी अधिगम है ना आपके मोटिवेशन की एक प्रोसेस है, यानी मोटिवेशन ही है जो अधिगम को आधार प्रदान करता है। मोटिवेशन ही है जो अधिगम को क्या प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। यानी अधिगम को आधार प्रदान कौन करता है, तो अधिगम को आधार प्रदान करता है वह करता है आपका अभिप्रेरणा। कौन करता है, अभिप्रेरणा करता है बेटा। अधिगम को आधार प्रदान कौन करता है, अभिप्रेरणा करता है। इसलिए स्किनर ने कहा था, स्किनर ने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा है ना वह अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। यानी आज कोई भी चीज़ सीख रहे हो ना, तो आप को जो मोटिवेशन से आप कोई चीज़ सीखी जाती है। तो स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, सर्वोत्तम राजमार्ग है। ऐसा किसने कहा था, स्किनर का मानना है। किसका मानना है, ये स्किनर का मानना है। अब बेटा मैं बात करता हूँ तो अधिगम है ना अपना, अधिगम में एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। जैसे मान लो आज आपका टारगेट है कि भाई हमें सरकारी टीचर बनना है, सरकारी टीचर बनना है, तो जो भी आप कोई भी उद्देश्य लिया जाता है, टारगेट लिया जाता है, और उस टारगेट का यदि रिजल्ट आता है वह प्रक्रिया कहलाती है आपकी उद्देश्यपूर्ण। ठीक है, तो आपका अधिगम है क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और इसके लिए क्या है कि सरकारी अध्यापक आपने उद्देश्य लिया, इसके लिए आप सरकारी अध्यापक बनने के लिए आपको मनोविज्ञान है, हिंदी है, संस्कृत जो भी सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट है, या तो वह आप क्या करोगे, या टीचिंग मेथड है वह आप सीखना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आप इस उद्देश्य पर पहुंचोगे, तब आपको एक रिजल्ट तैयार मिलेगा। यानी जब आप सीख जाओगे, सीखने से जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आप पेपर अच्छे से करोगे और आप नौकरी लग जाते हो, तो आपको वहाँ से कि इस टारगेट से एक रिजल्ट तैयार हुआ कि आप एक अध्यापक बन गए हो। ठीक है, तो अधिगम क्या है, तो वह अध्यापक कब बने, जब आपने ये चीज़ें सीखी थी। और सीखना क्या होता है, अधिगम होता है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अलावा ध्यान दे लेना, अधिगम होता है ना वह अप्रेक्षेपणीय होता है। क्या होता है, अप्रेक्षेपणीय होता है। कैसा होता है, अप्रेक्षेपणीय। अप्रेक्षेपणीय का अर्थ यह है कि किसी के ऊपर आप जबरदस्ती अधिगम को थोप नहीं सकते। अधिगम को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता है, उसे बोलते अप्रेक्षेपणीय। तो अधिगम में अप्रेक्षेपणीय होता है। और अधिगम है ना, अधिगम में पूर्व ज्ञान है, अधिगम में पूर्व ज्ञान है वह पूर्व अनुभव को महत्व दिया गया है। पूर्व अनुभव को महत्व दिया गया है, जैसे ध्यान से देखना, पूर्व ज्ञान है और पूर्व अनुभव को महत्व दिया गया है या नहीं दिया गया है। ध्यान से देखना बेटा, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कि व्यवहार में
होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आप ये चीज़ सीख रहे हो कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। तो अब आपका पहले से आपको अनुभव है कि किस प्रकार से टीचर पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ते हैं, या आपने पीछे की क्लासों में पढ़े हुए हैं। तो आप मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आप इस चीज़ को ग्रहण कर रहे हो। और पूर्व ज्ञान किस काम में आ रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जन्म, तो यहाँ पे मेरे को बताना थोड़ा पड़ेगा कि ये जय वर्ण है, ये आपका व्यंजन है, ये स्वर है कि ये इसको ये बोला जाएगा, इसको कै कहा जाएगा, इसको ख कहा जाएगा, इसको गे कहा जाएगा। इसे ये बताने थोड़ी पड़ती है मेरे को। ये क्यों? क्योंकि ये आपको इसका पूर्व से ज्ञान है कि इस शब्द क्या है ये, ठीक है। जैसे अधिगम है तो मैं ये थोड़ी बताना पड़ेगा ये इसे ए कहेंगे, इसे मैं कहेंगे, इसे गै कहेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी चीज़ नहीं कि अपन ग्रहण करते हैं तो उसमें ग्रहण करते हैं तो अपन वह चीज़ सीखनी पड़ती है, और सीखने में पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव को महत्व दिया गया है। यानी हमें जो पूर्व हमें एक्सपीरियंस है या पूर्व जो हमारे पास ज्ञान है उसके आधार पर अपन नया ज्ञान और नया अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। अब बेटा बात देखते हैं तो अधिगम है ना, अधिगम आपका सकारात्मक है, अधिगम में सकारात्मक है व नकारात्मक के दोनों पक्षों में होता है। अधिगम में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों में होता है, यानी आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष में, यानी अच्छी चीज़ भी ग्रहण सीखी जाती है और गलत चीज़ भी सीखी जाती है। तो मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में अधिगम संपन्न होता है। और अधिगम की मैं बात करता हूँ बेटा, तो अधिगम में आपके अधिगम में बात करें तो अधिगम के मुख्यतया दो प्रकार माने जाते हैं। एक तो आगमन अधिगम है और एक होता है निगमन। अब आगमन और निगमन में क्या अंतर है कि आगमन होता है कि आपने जो पूर्व ज्ञान और पूर्व जो अनुभव लिया है उसके आधार पर जो नया ज्ञान सीख रहे हो तो वह तो आपका कौन सा अधिगम माना जाता है, आगमन अधिगम माना जाता है। और आपको पहले से किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, पहले पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव को कोई काम में नहीं लिया जा रहा है और आप नई चीज़ यदि ग्रहण कर रहे हो तो वह आपका क्या माना जाता है, वह आपका निगमन अधिगम माना जाता है। क्या माना जाता है? निगमन अधिगम माना जाता है। तो इनके दो प्रकार हैं, आगमन अधिगमन, आगमन व दूसरा एक है निगमन। दो प्रकार है अधिगम के, आगमन अधिगम और निगमन अधिगम। अब बेटा बात करें तो अधिगम है ना, ये अधिगम में एक सार्वभौमिक होता है। अधिगम क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है? जो सभी स्थानों पर संपन्न हो सके वह क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। जैसे यह जरूरी नहीं है कि किसी विद्यालय के अंदर ही अधिगम करवाया जाएगा, अधिगम वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी, उसके बाहर भी बहुत कुछ चीज़ सीखी जाती है। तो वह जरूरी नहीं कि जो शिक्षा वहाँ पर स्कूल में पढ़ाई जाती है वही अधिगम है। कुछ भी चीज़ सीखी जाती है, कहीं पर भी चीज़ सीखी जा सकती है, घर में भी सीखी जा सकती है, परिवार समाज कहीं दूसरे स्थान पर, स्कूल में, स्कूल के बाहर कहीं पर भी चीज़ सीखी जा सकती है। इसलिए अधिगम क्या है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी अधिगम है ना, ये अधिगम विद्यालय के अंदर है वह बाहर दोनों जगह संचालित होता है। अधिगम विद्यालय के अंदर वह बाहर दोनों स्थानों पर संचालित होता है, दोनों स्थानों पर संचालित होता है, संचालित होता है। अब बेटा बात करते हैं तो अधिगम है ना, अधिगम में को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करते हैं? बालक के अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करते हैं? तो परिवार करते हैं, समवयस्क समूह करते हैं, या विद्यालय का जो भौतिक वातावरण है वह भी प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब बेटा आगे में दोबारा देखो यहाँ पर, क्योंकि या स्क्रीनशॉट ले तो ले लेना। अब देखो अधिगम है, इनकी विशेषताओं की अधिगम में जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। अधिगम में व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है और अस्थायी परिवर्तन अभ्यास कहलाता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दे लेना, अधिगम है ना, अधिगम में अस्थायी, यहाँ लिख रहा हूँ, अधिगम में अस्थायी व परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। अधिगम अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। अब आप कहोगे कि सर आपने लिखा था स्थायी परिवर्तन और यहाँ पर आप बता रहे हो कि अस्थायी होता है अधिगम। हाँ, तो आप जो चीज़ सीख रहे हो ना वह चीज़ें अस्थायी होती है और उसमें आप भी चेंजिंग कर सकते हो। जैसे मैं आज यहाँ पर बता दिया कि अधिगम में जन्म से जीवन पर्यंत चलता है, और मान लो कि मैं अगले दिन कहता हूँ कि बेटा ये तो जीवन पर्यंत नहीं,
ये तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक ही चलता है, ऐसा कह देता हूँ। तो क्या इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या पहले जो सीखा था कि वह जीवन पर्यंत, सर आपने तो जीवन पर्यंत बताया, हमने तो जीवन पर्यंत स्थायी कर दिया है, हमारा अधिगम तो हमने सीख लिया है, वह तो चेंज कभी भी नहीं हो सकता। कैसा होता है? नहीं। तो अधिगम में अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। लेकिन जब आप में अधिगम हो जाता है तो आपका जो व्यवहार है, उस व्यवहार में जो परिवर्तन आता ना, वह परिवर्तन स्थायी रहेगा। वह परिवर्तन क्या रहेगा? वह स्थायी रहेगा। इसलिए अधिगम में व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है और अस्थायी अभ्यास है, जबकि अधिगम में अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। अधिगम में अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया है, यानी मोटिवेशन की एक प्रोसेस है, और अधिगम को आधार प्रदान अभिप्रेरणा के द्वारा किया जाता है। और स्किनर का मानना है कि अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। और अधिगम में दो प्रकार के आगमन और निगमन। आगमन है जिसमें अपने पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव को काम में लेकर के नया ज्ञान नया अनुभव लेते हैं, और निगमन जिनमें पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान को काम में नहीं लिया जाए और यदि कोई चीज़ सीखी जाती है तो वह निगमन अधिगम माना जाता है। अब देखो बेटा, अधिगम की प्रोसेस में जो बड़े लोगों का अस्थायी सहयोग मिलता है, बड़े लोगों का जो अस्थायी सहयोग मिलता है बच्चों को सीखने में, जो बड़ों का अस्थायी सहयोग मिलता है सीखने में, यानी अधिगम की बात करता हूँ, अधिगम में, तो वह क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। तो अधिगम की प्रक्रिया में बड़ों का अस्थायी सहयोग क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग। अधिगम है ना, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम क्या एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। और अधिगम में हमेशा कैसा होता है? अप्रक्षेपणीय होता है, यानी किसी पर जबरदस्ती थोप नहीं सकते। अधिगम में सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों पक्षों में संचालित होता है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में संचालित होता है। विद्यालय के अंदर व बाहर दोनों स्थानों पर ये संचालित होता है। और इसको विद्यालय का जो भौतिक वातावरण है या जो पर क्लासरूम है वह भी प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं कि मान लो कि यहाँ पर जो बालक आता है, बाहर से बालक को यदि विद्यालय का भौतिक वातावरण अच्छा लगता है, देखने में सुंदर लगता है, और क्लासरूम भी अच्छा लगता है, तो बालक की वहाँ रुचि लगती है, जिससे बालक के वहाँ एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, तो वह चीज़ें सीखेगा। यानी प्रभावी अधिगम है ना, प्रभावी अधिगम की विशेषता यही है कि बालक की रुचि और क्रियाशीलता होनी चाहिए, अध्यापक की रुचि और क्रियाशीलता होनी चाहिए, और शिक्षण विधि और शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, ये प्रभावी अधिगम की विशेषता होती है। यानी सबसे अच्छा अधिगम का माना जाएगा जब क्लासरूम के अंतर्गत बालक के पढ़ने में रुचि लेता है और बढ़ने के लिए सक्रिय रहता है वह यहाँ पर क्लास में, या अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं वह अध्यापक के पढ़ाने में रुचि लेता है और पढ़ाने के लिए वह सक्रिय रहता है, और यहाँ पर एक अच्छी शिक्षण विधि के द्वारा आपको अध्ययन करवाया जाता है, और जो शिक्षण करवाने के लिए जो सामग्री काम में ली जाती है वह सामग्री भी इसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो प्रभावी अधिगम के लिए बालक की रुचि और क्रियाशीलता, अध्यापक की रुचि और क्रियाशीलता, और शिक्षण विधि और सहायक सामग्रियाँ, ये विशेषता होती है प्रभावी अधिगम की। और अधिगम है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम में समायोजन की प्रक्रिया है, यानी अधिगम में यदि आप कोई चीज़ सीख जाते हो, सीखने से जो आप कहीं पर भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये अधिगम के द्वारा ही किया जाता है। और पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव को इसमें महत्व दिया गया है। और यदि आपके परिपक्वता के कारण यहाँ पे यदि कोई परिवर्तन आया है तो वह अधिगम में नहीं माना जाता है। परिपक्वता के कारण व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन अधिगम में नहीं माना जाता है। या कोई भी मानसिक रोग के कारण यदि कोई परिवर्तन आ जाता है तो वह भी क्या नहीं माना जाता है, वह भी आपका अधिगम में नहीं माना जाता है। या कोई भी मादक पदार्थों के सेवन से यदि कोई परिवर्तन आता है तो भी वह अधिगम में नहीं होता है। तो ये देख लेना, अधिगम में जन्म से जीवन पर्यंत चलता है, व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन अधिगम अस्थायी और परिवर्तनशील होता है। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन अभ्यास कहलाता है। और अधिगम में अनुभव और प्रशिक्षण को भी महत्व दिया गया है, यानी अधिगम में अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा सीखा जाता है। अधिगम में अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है। अधिगम को आधार प्रदान अभिप्रेरणा करता है। अधिगम के संबंध में स्किनर का मानना है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। और अधिगम में दो टाइप के होते हैं सामान्यतः, आगमन और निगमन।
आगमन वह होता है जिनमें अपन पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव को काम में लेकर के नया ज्ञान सीखते हैं, और जिनमें पूर्व अनुभव और पूर्व ज्ञान काम में नहीं है, नए ज्ञान सीखने में, वह हमारा निगमन अधिगम माना जाता है। और बड़ों का अधिगम में जो अस्थायी सहयोग मिलता है उसे इसके फोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। और अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। अधिगम में अप्रक्षेपणीय होता है। अधिगम में सार्वभौमिक एक प्रक्रिया है। अधिगम में पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव को महत्व दिया गया है। अधिगम में विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह संचालित होती है। अधिगम में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर एक बार नोट कर लो।